नमस्कार साथियों, मैं उर्वेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बाय यूबी सर पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों हमने देखा था पिछले वीडियो में, तो जो हमने आपको कराया था सर्वनाम के बारे में। तो जो सर्वनाम कराया था तो उसमें लास्ट 14 मिनट के और वॉइस नहीं आया है। जो निजवाचक जहाँ से निश्चयवाचक से कराया है, तो वहाँ पे उसका वॉइस नहीं आया है। तो मैं उसको दोबारा से यहीं से बता देता हूँ, जिससे कि आपका कोई भी पार्ट ना छूटे। तो देखो, पहली बात तो सर्वनाम आपको पता है सर्वनाम कितने होते हैं। अगर सर्वनाम कितने होते हैं तो सर्वनाम 11 होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं, फिर कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है पुरुषवाचक था। पुरुषवाचक में आपको 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से बताए थे? 3। एक तो आपका था कौन सा? उत्तम पुरुष। दूसरा आपका था मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा आपका कौन सा था? अन्य पुरुष। ये किसके तीनों बताए थे हमने? ये थे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के। किसके थे? पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों प्रकार थे। तो जो 3 प्रकार हमने बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखिए, उत्तम पुरुष कौन होता है? कहने वाला। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। और जिसके बारे में कहा जाए, किसी तीसरे व्यक्ति के बात कही जाए, उसे क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था और आप इसे समझ भी गए थे। तो उत्तम पुरुष में, सॉरी, अन्य पुरुष में आपको मैंने बताया था, एक होता है यह, वह, ये और वे। आपको पता है कि यह और वह ये कैसे होते हैं? जब एक वचन के लिए किया जाता है तो यह और वह आते हैं। यह आता कब है? जब किसी पास की वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं तो यह। अगर दूर की वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं तो वह आता है। जब किसी दूर की वस्तु के लिए और बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो ये आएगा। और जब किसी पास की वस्तु के लिए, सॉरी, जब किसी पास की वस्तु के लिए बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो ये आएगा। और जब किसी दूर की वस्तु के लिए बहुवचन प्रयोग करेंगे तो आपका कौन सा आता है? वे आता है। अब बात आती है कि सर निश्चयवाचक में भी यही थे और अन्य पुरुष में भी यही होते हैं, ये चारों। तो यही चीज हमें देखनी है कि कौन सा निश्चयवाचक में होता है और कौन सा अन्य पुरुष में होता है। अन्य पुरुष होगा कब और निश्चयवाचक कब होगा, ये चीज को आप गौर से देखोगे। क्योंकि यह, वह, ये और वे आपके अन्य पुरुष भी हैं और कैसे हैं? आपके निश्चयवाचक में भी हैं। तो निश्चयवाचक कब होता है और अन्य पुरुष में कब होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखो, हम आज वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने कल, जहाँ से वॉइस कल चला गया था। तो मैंने आपको कराया था निश्चयवाचक के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन हमें सभी को पता है कि निश्चय जिसी भी क्या हो, निश्चित वस्तु का बोध हो। यानी जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, या व्यक्ति का बोध होता है, या वस्तु का बोध होता है, या स्थान का बोध होता है। देखो, यहाँ पे व्यक्ति कहना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि व्यक्ति कहने पर यह चला जाता है निश्चयवाचक में। लेकिन इसमें अपवाद भी है। इसमें अपवाद क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अपवाद यहाँ पे क्या है। तो केवल हमें इसकी परिभाषा की बात की जाए तो हम परिभाषा केवल इतना लिख सकते हैं कि बे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हों उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, बे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हों या निश्चित स्थान का बोध कराते हों उसे क्या कहा जाता है? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो किसी निश्चयात्मक वस्तु का बोध कराएं, निश्चयात्मक स्थान का बोध कराएं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे बात आती है, आपको किसी किसी बुक्स में वस्तु और व्यक्ति भी लिखा मिल जाता है। व्यक्ति भी लिखा होगा, लेकिन व्यक्ति कहना सही नहीं होता है, वो उचित नहीं है। किसी बुक्स में लिखे हैं, किसी में नहीं लिखा है, तो यहाँ पे अपवाद होता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा कि वो व्यक्ति वाला कब होता है सही। तो देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होते हैं? जिस सर्वनाम से क्या हो, किसी निश्चित वस्तु का या स्थान का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और इसमें आपको पता है कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होगा क्या? यह, वह, ये और कौन सा होता है? वे।
अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि आपको पता है कि यह, वह, ये और वे, यही आपके अन्य पुरुष में थी, यही तो अन्य पुरुष में थे। यानी मैं कहने वाला उत्तम पुरुष, तुम सुनने वाले मध्यम पुरुष, और हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे थे, तो वो आपका अन्य पुरुष था। क्या था आपका? अन्य पुरुष में था। और निश्चयवाचक में भी यह, वह, ये, वे आते हैं और अन्य पुरुष में भी आते हैं। लेकिन कब आते हैं? देखो यहाँ पे जब आपने संज्ञा पढ़ी होगी, तो संज्ञा, जब हम संज्ञा पढ़ रहे थे तो संज्ञा में केवल मैंने आपको 3.1 बताए थे। क्या? देखो 3 पॉइंट थे आपके, व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु, वस्तु और स्थान। ये मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपने अच्छे से पढ़ा था। अब देखिए वस्तु और स्थानवाचक जो होते हैं, यहां पे देखिए, जो वस्तु और स्थान की जब बात की जाए तो हमेशा कौन सा होता है? निश्चयवाचक होता है। ये चीज आपको गौर करनी है कि जब किसी वस्तु या स्थान की बात की जाएगी तो वहां पे कौन सा होगा? निश्चयवाचक होगा। और जब किसी व्यक्ति और प्राणी की बात की जाए, किसकी बात की जाए? किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए या किसी प्राणी के बारे में कहा जाए, तो वहां पे कौन सा होता है? फिर अन्यवाचक होता है। फिर से सुनिए, एक बार फिर बताता हूं। यह, वह, ये और वे, इनका प्रयोग यदि वस्तु और स्थान के साथ किया जाएगा, किसी वस्तु के या स्थान के लिए किया जाएगा तो निश्चयवाचक होगा। और जब किसी व्यक्ति के साथ किया जाएगा तो कौन सा होगा? अन्य पुरुष में होगा। किस में होगा? अन्य पुरुष में। लेकिन इसमें अपवाद जो होते हैं वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक मिनट, आप केवल वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और समझते रहिए। अब देखो निश्चयवाचक कब होता है? जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने बोला, यह है मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी कार है, ये हमारे बक्से हैं, ये हमारे बक्से हैं, बे तुम्हारे बल्ले हैं। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि मैंने आपको लिखाया है कि यह, वह, ये, वे जब किसी स्थान और वस्तु को प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ पे जो हमेशा यह और वह होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा निश्चयवाचक में होते हैं। देखो यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो देखो जो यहाँ पे किताब क्या है? एक मिनट रुकिए। यह मेरी किताब है, तो देखो कि जब यहाँ पे बात की जा रही है कि यह मेरी किताब है, तो देखो आपको एक चीज दिखा रही हूँ। किताब क्या है यहाँ पे? किताब क्या है? एक वस्तु है। ऐसे देखिए कार क्या है? यहाँ पे वस्तु है। बक्से क्या है? वस्तु है। बल्ले क्या है? यहाँ पे बल्ले लिखा है, तो बल्ले क्या है? यहाँ पे बस्ते हैं। क्या है? बस्ते, सॉरी, बक्से क्या है? यहाँ पे वस्तु है। और ऐसे बल्ले क्या है? यहाँ पे वस्तु है। तो केवल आपको यहाँ पे देखना क्या है कि जब भी किसी यह, वह, ये, वे का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है, तो वहां पे जो होता है हमेशा वो कौन सा होता है? निश्चयवाचक होता है। लेकिन देखो निश्चयवाचक होता कब है? निश्चयवाचक कब होगा? और अन्य पुरुष कब होता है? देखिए अन्य पुरुष कब होता है, ये चीज समझिए कि जब यहाँ पे बात किसकी की गई है? किसी वस्तु या स्थान की बात की गई है। अगर यहीं पे मैं ये लिख देता कि यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, और आपसे अंडर किया जाएगा यह और वह। जैसे मान लीजिए अंडरलाइन कर दिया यह और वह, आपसे पूछेगा यह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, इसमें यह क्या है, यह क्या है, वह क्या है। अब देखो
भाई जो दिया है, भाई और बहन दिया गया है, तो आपको पता है भाई किसी व्यक्ति के बारे में बोला गया है, यहाँ पे भी किसी व्यक्ति के बारे में बोला गया है। जब यह और वह का प्रयोग किसी प्राणी के लिए किया जाए और बीच में कोई भी सर्वनाम, बीच में कोई और शब्द आ जाए, तो वहां पे कौन सा होता है? हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये चीज आप समझोगे। अगर किसी प्राणी के लिए या व्यक्ति के लिए किया जाता है तो इन चारों का प्रयोग, अगर किसी व्यक्ति और प्राणी के लिए किया जाता है तो अन्य पुरुष में चले जाते हैं। अगर वहीं पर वस्तु और स्थान के लिए किया जाता है तो फिर किसके साथ रहते हैं? ये निश्चयवाचक की। अब देखो अपवाद क्या होता है। अपवाद यहाँ पे ये है कि मान लीजिए मैंने ये लिख दिया कि यह गाय, यह गाय मेरी है, यह गाय मेरी है, वह कुत्ता मेरा है। अब यहां पे एक चीज आप देखिए, यहां पे आप क्या देखोगे? देख लो, देखने लायक क्या है यहाँ पे। ये चीज है कि आपको पता है कि यह गाय मेरी है, और मैंने आपको बताया था कि जो यह है, यह अगर किसी प्राणी या व्यक्ति के लिए आता है तो कौन सा होता है? वहां पे किसी प्राणी या व्यक्ति के लिए जब आता है तो कौन सा होता है? अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहाँ पे देखिए, यह पे किसके लिए आ गया? यह किसी प्राणी के लिए तो आया है, गाय प्राणी है। यहाँ पे देखिए वह आया है कुत्ते के लिए, तो कुत्ता भी एक प्राणी है। अब इसमें निश्चयवाचक क्यों होता है? तो आपको केवल एक चीज यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि जब भी किसी संज्ञा से पहले, जब भी किसी संज्ञा से पहले यदि कोई सर्वनाम, यह वह ये में से कोई भी सर्वनाम आ जाता है, फिर भी वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। एक बार फिर से सुनिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जब किसी संज्ञा से पहले यह वह ये वे में से कोई भी सर्वनाम आ जाता है तो वह क्या होगा? तो वहां पे कौन सा होगा? निश्चयवाचक। अब देखो गाय क्या है? यहाँ पे गाय संज्ञा है। कुत्ता क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। ये तो आपको पता है ना अच्छे से कि संज्ञा है सभी को। अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि यह बच्चा, यह बच्चा मेरा है, यह बच्चा मेरा है। अब देखो यहां पे आप एक चीज देख रहे होगे कि अगर बात की जाए यह की, तो अगर यहां पे देखो बच्चा क्या है? बच्चा क्या है? यहाँ पे प्राणी है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है। तो होना कौन सा चाहिए था? कौन सा होना चाहिए था? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष होना चाहिए था। लेकिन यहां पे देखो बच्चा से पहले, यानी यह के बाद और बच्चा से पहले, बच्चा आपको पता है यहाँ पे क्या है? एक संज्ञा का रूप है, संज्ञा है। उससे पहले यहाँ पे क्या आ गया? यह, वह और वे आ गया है। तो कौन सा होगा? यहाँ पे हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये चीज आप समझ गए होगे अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2-3 पॉइंट होते हैं, और जो अधिकतर कौन पूछे जाते हैं वो आपके निश्चयवाचक और निश्चयवाचक, इन 3-4 हैं, उसी से पूछे जाते हैं। इससे देखो आगे कौन सा है? अनिश्चय आपका कंप्लीट हो गया, निश्चय। अब हम बात करते हैं किसकी? अनिश्चय की। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। देखो यहाँ पे आप नाम से ही समझ गए होंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता कौन सा है। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो चीज निश्चित ना हो, जो चीज निश्चित ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसकी परिभाषा की बात की जाए तो आप लिख सकते हो जिससे, जिससे जिससे किसी, किसी निश्चित वस्तु का, निश्चित, जिससे किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का, देखो जिससे किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का, जिससे किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का निश्चय बोध ना हो। कैसा बोध ना हो? निश्चय बोध, बोध ना हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे अनिश्चय, अनिश्चय
वाचक सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, निश्चयवाचक में आपको क्या था कि वहां पे जो भी चीज होगी वो कैसी होगी, एक निश्चित होगी। लेकिन आप यहां पे देख रहे हो कि निश्चित वस्तु क्या हो, किसी भी निस्तान व्यक्ति या वस्तु निश्चित बोध ना हो। कैसा बोध ना हो, निश्चित बोध ना हो। वहां पे वो चीज निश्चित ना हो, उसे क्या कहा जाता है, अनिश्चयवाचक। आपको पता है कि अनिश्चयवाचक किसे कहेंगे, जब कोई चीज निश्चित नहीं है, जब हमें यही नहीं पता है कि कितने लोग हैं, कितने आदमी हैं, कुछ भी जब हमें नहीं पता है वहां पे, यानी निश्चय नहीं पता है, निश्चित कोई भी चीज नहीं पता है, तो वहां पे कौन सा होता है आपका, अनिश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक में आपके कौन कौन से आएंगे, देखो, एक तो आपका आएगा कोई, कोई, कुछ और किसी। कोई, कुछ और किसी। देखो, निश्चित वाचक में आपके कौन से थे, ऐसा नहीं है कि यह वह ये वे देखे और पता चला कि उसमें मतलब उसके अलावा कोई और दिया है, तो यह वह ये देखे तो निश्चय, अगर उनमें से कोई नहीं है तो कौन सा हो गया, अनिश्चय हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें केवल क्या देखना है, यह कोई, कुछ और किसी। देखो, किसी प्राणी या वस्तु तीनों के लिए आ सकते हैं, किसी के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है कि केवल क्या हो रहा हो, वहां पे अनिश्चय हो रहा हो, अनिश्चित, यानी किसी चीज का निश्चित ना हो, वहां पे आपका कौन सा होता है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, देखिए, देखो उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से देखिए आप, एक मिनट, ये नहीं रहा है। देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा, दूध में, दूध में कुछ, दूध में कुछ डला है, दूध में कुछ डला है। अब देखो, यहां पे यहां पे आप देख रहे हो कि कुछ, दूध में कुछ डला है। दूसरा देखिए, ऐसे में बोलता हूं कि दरवाजे पर, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो देखो, यहां पे आप देख रहे हो कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहां पे कोई, यहां पे कुछ। इन शब्दों से क्या हो रहा है कि यहां पे निश्चित बोध नहीं हो रहा है कि कौन खड़ा है, केवल हमें पता है कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, लेकिन ये नहीं पता है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। जब हमें ये पता चल जाए कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो निश्चय हो गया ना, निश्चय हो गया। अगर यहाँ पे आपको देखो पता चल जाए कि दरवाजे पे कोई खड़ा है तो निश्चय हो गया। अगर आपको ये पता ना चले कि कोई खड़ा है, मतलब कौन खड़ा है, तो वो कौन सा हो गया आपका, अनिश्चय हो जाएगा। केवल आपको यहाँ पे याद रखने हैं, तो तीन शब्द याद रखने हैं, कोई, कुछ और किसी। जहां पे आपको यह वह ये वे दिखाई दे, तो आपका कौन सा होता है, निश्चयवाचक होता है। जब आपको कोई, कुछ और किसी दिखाई दे, तो कौन सा होता है आपका, अनिश्चयवाचक होता है। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरा देखो, चौथा आपका आता है कौन सा, संबंधवाचक। कौन सा होता है आपका, संबंध, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। देखो, संबंधवाचक सर्वनाम, यहां से आप समझ गए होंगे कि संबंधवाचक किसे कहते हैं। जैसे हमने कारक में भी पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को कर्तृ के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, वहां पे क्या हो रहा था, दो लोगों के बीच में क्या है, संज्ञा सर्वनाम के बीच में क्या बताया जा रहा था, संबंध बताया जा रहा था। और जहां पे संबंध बताया जाता है, वहीं पे क्या होता है आपका, संबंध कारक होता है। तो आपको पता है कि जिस सर्वनाम से, हम चलो परिभाषा लिख देते हैं इसकी, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से वाक्य में, इस सर्वनाम से वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम
का संबंध बताया जाए, का संबंध स्पष्ट किया जाए, स्पष्ट किया जाए, वहाँ संबंध कारक होता है, वहाँ संबंध कारक होता है। संबंध कारक कहाँ पे होता है? जिस सर्वनाम के द्वारा क्या होगा, संज्ञा में, संज्ञा या सर्वनाम, इनके बीच में क्या हो, किसी अन्य वाक्य से जिसका संबंध बताया जाए, तो वहां पे हमेशा कौन सा होता है, संबंधवाचक। अगर दूसरे अब तरीके से इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप बोल सकते हो कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित हो, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या हो, आश्रित हो, तो वहां पे आपका कौन सा होगा, संबंध होगा। फिर भी जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैं पढ़कर सो जाऊंगा, मैं पढ़कर सो जाऊंगा, या मतलब पढ़कर सो जाऊंगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे पहले मैं एक कार्य करूंगा, दूसरा कार्य क्या होगा, उस पर आश्रित होगा। तो जहाँ पे पहला कार्य दूसरे कार्य पे आश्रित हो, ये वहाँ पे क्या होता है, आपका संबंध। और दोनों का बीच, किसके बीच में संबंध बताया जाए, संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध बताया जाए। तो देखो संबंध कारक में आपके कौन कौन से आते हैं, आपको जो, सो, इसी में आप लिख सकते हो जितना, उतना, जैसा, वैसा, जैसा वैसा। यहाँ पे देखो जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मेन बोले जाते हैं, वो आपके कौन से हैं, दो, जो और सो। बाकी जो भी इनसे बनेंगे, जैसे आप कारक इसमें जोड़ते चले जाओगे तो कारक से ये बनते चले जाते हैं। मान लो जो से बना रहे हो, जिसको, उसको, उससे, ये सब किससे बनते चले जाएंगे, तो जो से बनते चले जाएंगे। तो केवल हमें देखना क्या है यहाँ पे कि संबंध कारक जो और सो होते हैं, इन्हीं में हम कारक जोड़ के इनको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए संबंध है, तो आपको पता है कि जो संबंध कारक होता है, का, की, के और आरी रे, नानी ने, आपने ये तो अच्छे से पढ़ा होगा संबंध कारक में कि का, की, के, रारी रे, नानी ने। अगर इनमें से भी किसी का प्रयोग होता है यहाँ पे, तो वो भी संबंधवाचक ही होगा हमेशा। देखो एक तो आपको जो सो आएंगे ही, लेकिन अगर संबंध कारक में से कोई आता है, संबंध कारक में से का, की, के, नानी ने, रारी में, नौ में से अगर कोई भी आ जाता है, किसी भी सर्वनाम के साथ आके जुड़ जाता है, तो वो भी आपका क्या होता है, संबंध कारक ही होता है। लेकिन हमें यहाँ पे देखो केवल अभी हम देख रहे हैं इसकी वो परिभाषा, परिभाषा के बाद देखिए आप एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। जैसे आपने बोला जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा। अब यहाँ पे देखिए, एक तो आपको समझने का तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है और सो है, तो आप आराम से लगा सकते हो कि संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है, तो फिर आपको क्या देखना है, मैंने आपको बताया था कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या होगा, आश्रित होगा। अब यहाँ पे देखो जो बोएगा सो काटेगा, यानी जैसे आप कर्म करोगे वैसे फल पाओगे, यही तो है। तो देखो पहला जो आश्रित है, यानी फल पाना जो आश्रित है, वो किस पे है, आपके कर्मों पे है, कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो फल पाओगे यानी जो आप फल पाओगे बाद में, तो वो आश्रित किस पे होगा, आपके कर्मों पे ही तो है। ऐसे ही जो बोएगा सो काटेगा, जब पहले तुम बोओगे, खेत में अनाज डालोगे, उसी के बाद तो तुम फसल उगा पाओगे, तभी तो काटोगे। तो पहला वाक्य दूसरे का पे क्या होता है, आश्रित होता है, वहां पे भी आपका कौन सा होता है, संबंधवाचक। कौन सा होता है आपका, संबंधवाचक होता है। देखो मैं एग्जाम्पल और आपको देता हूं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दो शब्द दिखाई दे रहा है, एक हो गया जैसी, एक हो गया वैसी, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, यानी पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या है, आश्रित है। यानी जो वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे। तो यहाँ पे देखो जो दूसरा वाक्य है भरनी वैसी भरनी, तो वो आश्रित किस पे है, जैसी करनी, यानी आपके कर्मों पे है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। और देखिए जिसको भी देखो
जिसको भी देखो वही व्यस्त है, वही व्यस्त है, वही व्यस्त है। अब आपको देखो, मैंने आपको बताया था कि आपको जो सो ये सब किससे बनते हैं, आपकी जो से ही तो बनते हैं। और जो से में जब आपके चढ़ते चले जाओगे जिस, जैसे मान लो आपका जिस लिखा है, जिस, जब जिस लिखा है तो आपको पता है कर्ता ने, तो आप लिख सकते हो कि जिसने, जिसने। ऐसे ही आप करोगे जिसने, और जिसको तो यानी कर्म को, जिससे, कर्ण से। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि कारक, इसीलिए मैंने आपको कारक पहले कराए थे कि आपको कारक याद हो। पहले तो आपको जब कारक याद होंगे तो इनसे देखो, मैंने तो आपको यहाँ पे टोटल कराऊंगा। अगर मैं जो सौ के पूरे टोटल उदाहरण लिखता हूँ तो आपको पता होगा कि कम से कम 50 बनेंगे, कम से कम 50। तो आपको क्या करना है, आपको केवल वो चीज़ याद रखनी है कि जो कारक होते हैं उसी में आप उसको जोड़ते चले जाइए। अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था जिसको, दिखाई दे रहा है जिसको, तो आपको पता है कि जो से जिस बना है, और जिसको यानी कर्म को, तो आप आराम से समझ गए होगे। केवल आपको क्या देखना है कि जहां पे भी क्या हो, जो और सो दिखाई दे जाए, आपका कौन सा होता है, संबंध कारक होता है। देखो ये तो आपको सब स्पष्ट दिखाई दे जाएगा, जो और सो। जो और सो आपको क्या दिखाई देता है, स्पष्ट। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप बहुत ही उसको गलत कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कई तरीके बन जाते हैं। अब देखना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। और यहीं पे मैंने एक और लिख दिया, वह मेरा भाई है। अब यहाँ पे देखो, आप देख रहे होगे कि यह मेरी किताब है, वह मेरा भाई है। मैंने आपको दो बताए थे, एक बताया था अन्य पुरुष में, एक बताया था निश्चय में, निश्चयवाचक में। ये दोनों आपको बताए थे कि यह वह ये वे उसका प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन जब किसी व्यक्ति के लिए किया जा रहा था तो वहां पे कौन सा था आपका, जब किसी व्यक्ति के लिए किया जा रहा था तो अन्य पुरुष में आ रहा था। और जब किसी वस्तु के लिए किया जा रहा था तो वो किस में आ रहा था, आपका निश्चयवाचक में आ रहा था। लेकिन हम वहां पे एक चीज देख रहे थे कि वहां पे अंडरलाइन किसको किया जा रहा था, यह और वह को अंडरलाइन किया जा रहा था। यह और वह को क्या किया जा रहा था, अंडरलाइन किया जा रहा था। अगर हम यहाँ पे इसको ना अंडरलाइन करके, इसको हम ना अंडरलाइन करके हम इससे अंडरलाइन कर देते हैं मेरी को। मेरी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरी, यहाँ पे मेरा को क्या कर दिया, अंडरलाइन इसको कर दिया। अब आपसे पूछ ले कि कौन सा होगा, तो हमेशा आप याद रखोगे जब भी मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमें, हमारे, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, अगर ये शब्द आ जाते हैं और उसी को अंडरलाइन किया जाता है तो हमेशा आप याद रखोगे कि वो किसका करते हैं, संबंध को बताते हैं हमेशा। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया मेरा, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमें, ये सब क्या है, आपको पता है कि ये उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष के थे। लेकिन अगर इन्हीं का प्रयोग हम क्या करें, किसी में कर दें अंडरलाइन करके, ठीक है, और दोनों सर्वनाम दिए हैं, यह और वह भी दिए हैं आपको साथ में, तो हमेशा वहां पे जो होता है वो कौन सा होता है, संबंध बताने के लिए आते हैं यहाँ पे। काकी के रारी रे नानी ने आपने पढ़ा है, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है री, यहाँ पे रा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपका ना आ जाए तो वो क्या है, एक संबंध बता रहे हैं, संबंध बताते हैं। देखिए संबंध के बाद आपका कौन सा आता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो प्रश्नवाचक से तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रसन्नवाचक किसे कहते हैं, प्रसन्नवाचक किसे कहते हैं, जहां पे प्रसन्न किया जाए, जहां पे किया जाए, प्रसन्न किया जाए, वहां पे आपका कौन सा होता है, प्रसन्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रसन्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो कौन से होते हैं, प्रसन्नवाचक होते हैं। मान लो मैंने प्रसन्न किया कि तुम कौन हो, और तुमने आंसर दिया कि मैं राम हूं, तुमने आंसर किया था मैं राम हूं, तो मैंने किया कि आपसे प्रसन्न ही तो किया था, आपसे पूछा ही था आप कौन हो।
तो जहां पर भी प्रसन्न की बात की जाए तो आप उसको क्या लगाओगे, प्रसन्नवाचक सर्वनाम होता है। और ये आपको आराम से समझ में आ जाते हैं कि प्रसन्नवाचक सर्वनाम कहाँ पे होता है। देखिए, परिभाषा की बात की जाए तो मैं आपको लिख देता हूं, प्रश्न देखो, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का, जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं तो आपको पता है कि प्रश्नवाचक होते कौन कौन से हैं। देखो, कौन, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसी, कैसी, ये सब क्या है, आपके प्रश्नवाचक हैं। और प्रश्नवाचक आपको आराम से समझ में भी आ जाता है कि प्रश्नवाचक कौन से होते हैं। प्रश्नवाचक अगर होगा, कोई भी सर्वनाम अगर प्रश्नवाचक पूछा है एग्जाम में और प्रश्नवाचक है, तो आपको पता है कि हमेशा उसके पीछे क्या लगा रहेगा, ये लगा रहेगा। कौन सा लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। अगर उसने किसी भी प्रश्नवाचक को ही अंडरलाइन किया है, फिर नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां पे पूछे कि आप कौन, यह कौन है, उसने अंडरलाइन किया यह को और आप बोल रहे हो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ऐसा नहीं है। जिसको अंडरलाइन किया गया होगा आप उसको देखोगे, ठीक है। तो आपको पता है। अब यहाँ पे देखो, मैं जैसे बोलता हूं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। अब देखो, प्रश्नवाचक, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, तो यहीं से आप समझ गए कि कौन, कौन, कब, क्या, कैसे, कहाँ, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक हैं। क्योंकि किसी से प्रश्न पूछा जाता है तो कौन सा हो जाता है, यहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाते। जैसे मैंने बोला, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, तो पीछे लगा दिया प्रश्नवाचक और अंडरलाइन किसको कर दिया, कहाँ को कर दिया। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि कहाँ क्या होता है, प्रश्न किया जाता है, कब, कौन, कैसे, कहाँ, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अगर यहीं पे मान लीजिए वहां पे आपको देखने को मिल जाए क्या, कि यह कार, यह कार किसकी है, यह कार किसकी है, उसने अंडरलाइन किसे कर दिया, यह को कर दिया। तो अब आपको प्रश्नवाचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह बेशक लगा होगा लेकिन वहां पे प्रश्नवाचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा। क्योंकि उसने जो अंडरलाइन किया है वो यह के बारे में पूछा है, न कि किसकी के बारे में। तो यहाँ पे आपका फिर कौन सा हो जाएगा, आपको मैंने अभी बताया था कि निश्चय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है निजवाचक। कौन सा है आपका, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब देखो आप, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। हम सभी को पता है कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक में केवल एक मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आप बताया था। आप वहां पे क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है, आप। लेकिन जब हम आपकी बात करते हैं तो आप, आपको पता है कि एक तो क्या था, मध्यम पुरुष में आप आया था, मध्यम पुरुष में क्या आया था, आप आया था। एक आया था अन्य पुरुष में, एक मध्यम पुरुष में आया था, एक अन्य पुरुष में आया था, आप। लेकिन जो मध्यम पुरुष में आप आपका आया था वो केवल आधार क्या था, आदर सूचक शब्द था। जो मध्यम पुरुष में जिस आपका प्रयोग करते हैं वो केवल कैसा होता है, वो होता है आदर सूचक। जैसे मान लीजिए तुम किसी से बोल रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, या तुमने तुमने बोला कि तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो।
तुम बाजार जा रहे हो। अगर इसी व्यक्ति को आप आदर देना चाहते हैं, मान लीजिए आपसे कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, तो आप उसको आदर देना चाहते हो, तो आदर के साथ आप क्या बोलोगे कि आप बाजार जा रहे हो, आप बाजार जा रहे हो। तो देखो, जो ये वाला आप है, जो ये वाला आप आया है, वो किसकी जगह पे आया है? किसकी जगह पे आया है? आप तुम की जगह पे ही तो आया है। तुम की जगह पे क्या है? आप आया है। और आपको पता है तू तुम ये सब किस में थे? आपके मध्यम पुरुष में थे, मध्यम पुरुष में थे। तो जो इस आप का प्रयोग किया गया है वो किस में किया गया है? मध्यम पुरुष में किया गया है, न कि निजवाचक के लिए आएगा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा, निजवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो, कर्ता का बोध हो, और कर्ता का बोध हो और स्वयं के लिए, या स्वयं के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए, किया जाए, वहाँ पर, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है। देखो, सबसे यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है कि जो निजवाचक सर्वनाम होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वयं के लिए। यानी उससे हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? खुद के लिए। जहाँ पे हम उसको खुद के लिए प्रयोग करते हैं, और हमेशा आपका कौन सा होता है? वो होता है निजवाचक। और निजवाचक में आपका कौन सा, मान लो मेन जो होता है वो आपका क्या होता है? आप होता है। क्या होता है? आप होता है। जब हम खुद के लिए प्रयोग करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, जैसे लिखो अपने आप, अपने आप, खुद, खुद, स्वयं, स्वयं, स्वतः, स्वतः, निज। ये शब्द कैसे हैं? ये सारे शब्द जो आपको मैंने लिखे हैं, ये सब किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और जहाँ पे खुद के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ पे आपका कौन सा होता है? हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। देखो, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे, जैसे मैं लिखा, मैं अपना काम, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो अंडरलाइन किसको किया जाएगा? स्वयं को किया जाएगा। स्वयं को किया जाएगा, यानी खुद किया जा रहा है। यहाँ पे देखो, अगर आपसे पूछता है कि कौन सा सर्वनाम है, अब देखो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो कार्य की बात की गई है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, यानी अब खुद के लिए प्रयोग किया गया है कि मैं स्वयं यह कार्य कैसे करूँगा? स्वयं करूँगा। जहाँ पे खुद के लिए या खुद अपने लिए प्रयोग किया जाए वहाँ पे हमेशा कौन सा होता है? आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है? आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि वह स्वतः ही समझ गया, समझ गया। अब देखो, स्वतः ही समझ गया मतलब अपने आप ही समझ गया। तो यहाँ पे देखो कौन सा हो गया आपका? वह स्वतः ही समझ गया। तो कौन सा है? निजवाचक। कौन सा है आपका? निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी जो निजवाचक सर्वनाम आप होता है, अगर उसी में क्या हो, वहाँ पे खुद के लिए काम किया जाए, अपने आप काम किया जाए। मान ले मैं अपने आप बाजार चला जाऊँगा, मैं लिखा कि मैं अपने आप बाजार चला जाऊँगा, हम खुद यह कार्य कर लेंगे। ये सब क्या है? खुद ही कर लेंगे। देखो, जैसे मैं लिखा कि हम खुद ही यह कार्य कर लेंगे, यह कार्य कर लेंगे, खुद ही यह कार्य कर लेंगे। और अंडरलाइन किससे किया गया है? आपको खुद को। तो अब आपसे पूछेगा कि कौन सा
सर्वनाम है, तो आप आराम से बोल दोगे कि निजवाचक है। कैसे है कि यहाँ पे कार्य किसके लिए हो रहा है, खुद के लिए हो रहा है, और जहाँ पे खुद के लिए कार्य किया जाए वहाँ पे कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। मैंने आपको बताया है कि आपका एक मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में भी आ जाता है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में भी आ जाता है। देखो आपके बारे में 1-2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। देखिए आप एक तो आपका क्या था, निजवाचक में है, जहाँ पे क्या है, निजवाचक में खुद के लिए कार्य, यानी खुद के लिए, जहाँ पे क्या है, खुद के लिए। और एक आपका किस में आया था, मध्यम पुरुष में भी आ जाता है। किसमें, मध्यम पुरुष में। और जब मध्यम पुरुष में आता है, जब आप मध्यम पुरुष में आता है तो वहाँ पे केवल ये आदर सूचक होता है, आदर सूचक। ऐसा होता है आदर सूचक के लिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप आदर देख रहे हो, तो आप उससे बोलोगे कि तुम कहाँ जा रही हो, या आप उसी से बोल सकते हो आप कहाँ जा रही हो। तो जो आप आया है वो किसकी जगह पे आया, तुम की जगह पे आया है। तो तुम किस में था, मध्यम पुरुष में था। मैं कहने वाला, मध्य उत्तम पुरुष। आप सुनने वाले, आप सुनने वाले या तुम सुनने वाले, कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में क्या हो गया आपका, ये है, वह, ये और वे आता है। जब कहने वाला और सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता है तो क्या है, वहां पे किसे कहते हैं आप, आपको क्या कहा जाएगा, फिर अन्य पुरुष में कहा जाएगा। देखो एक तो आपका प्रयोग किस में हुआ है, निजवाचक में हुआ है, तो वहां पे खुद के लिए प्रयोग किया गया था। एक जो आपका प्रयोग अगर होता है, आप अगर वहां पे किसी को आदर दिया गया है, किसी को सम्मान दिया गया है, फिर वो मध्यम पुरुष में होगा। और यहीं पे आप होगा एक, आप किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष में कब आएगा ये चीज आप देखिए। मान लीजिए महात्मा गांधी, जैसे मैंने लिखा है एक सेंस वाक्य लिखता हूं कि महात्मा गांधी, गांधी महान पुरुष थी, महान, महान पुरुष थी, महान पुरुष थी। आपको, यहाँ पे देखिए, आपको राष्ट्रपिता के नाम से, आपको राष्ट्रपिता के नाम से, के नाम से जाना जाता है, जाना। देखो यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थी, महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थी, महान व्यक्ति थी। आपको, आपको राष्ट्रपिता के नाम से, के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, किसी अन्य के बारे में तो बात कही गई है कि महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। मैं कह रहा हूँ आपसे कि महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, और आपको किसको नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। अब देखो जो यहाँ पे जो आप शब्द आया है, अगर यहाँ पे हम बोलते कि उन्हें, या आप उन्हें बोलते, या बोलते कि तुम्हें, तो किस नाम से, राष्ट्रपिता नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे देखो वाक्य का एक क्या था, उसका संदर्भ बिगड़ जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को या महान व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो उसके लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए क्या किया जाता है, आप शब्द की। लेकिन यहाँ पे जो आप शब्द हुआ है वो किसके बीच में हुआ है, महात्मा गांधी के लिए हुआ है। लेकिन महात्मा गांधी के हुआ है तो जब मैंने आपसे कहा, एक हम हो गए, एक मैं हो गया, मैं आपसे बोल रहा हूँ एक आप हो गए, बात किसकी हो रही है, महात्मा गांधी की। तो यहाँ पे व्यक्ति कौन सा होगा, तीसरा व्यक्ति महात्मा गांधी हो गया। तो आपका शब्द किस में किया जाता है, तीनों में किया जाता है। लेकिन जब कि खुद के लिए किया जाए तो निजवाचक होता है, और जब किसके लिए, आदर के लिए किया जाए, सम्मान के लिए किया जाए तो मध्यम पुरुष होता है। और जब उसी आपका प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाए, उसके संदर्भ में किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाए, तो वहाँ पे कौन सा होता है, आपका अन्य पुरुष होता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ आपके सर्वनाम कंप्लीट हो चुके हैं, सर्वनाम आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप अच्छे से वीडियो को देखना, अच्छे से पढ़ो। इस वीडियो को आप, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता, आप उसको दोबारा देखिए, उसको स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई भी समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।
मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। सभी दोस्तों को राधे राधे।